अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अच्छा जी, इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक आईकेप का पास पेपर डिस्कस करूँगा और ये पास पेपर जो है वो एक नेट प्रेजेंट वैल्यू का सवाल है। ठीक है, और इस सवाल में लिखा हुआ है वलीका लिमिटेड वीएल प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट AX विच विल बी यूज्ड इन हाइब्रिड कार्स। ठीक है, कंपनी जो है वो एक प्रोडक्ट बना रही है और वो प्रोडक्ट जो है वो हाइब्रिड कार्स में यूज़ होगा। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल इन दिस रिगार्ड, और आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ पॉइंट से मैं चाहूँगा कि वीडियो पॉज कर आप इसको रीड ज़रूर कर लें, और अदरवाइज़ स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन नंबर 2B की PDF जो मैंने आप लोगों को रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के ग्रुप में डाली है वो देख लें, रीड कर और फिर आगे बढ़ाइएगा वीडियो को। सवाल की रिक्वायरमेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एडवाइज वेदर VL शुड इन्वेस्ट इन दी अबव प्रोजेक्ट, एज्यूम दैट एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज ऑल कैश फ्लोज वर्ड अराइज एट द एंड ऑफ ईयर 17 मार्क्स। तो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का ये इफेक्टिवली एक सवाल है। सवाल में देखिए जो हमारे पास टाइम होरिज़ोन है ना, अगर आप लेट से पॉइंट 2 देखते हैं तो बोलते हैं द डिमांड ऑफ एग्स फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 180,000 यूनिट्स which would increase by 10% per annum in years 2 and 3. However, in year 4 the demand is expected to decline by 10%. तो देखें आपका टाइम होरिज़ोन है। अच्छा, फॉर्मेटिंग का इतना ख्याल ज़्यादा मैं नहीं रखूँगा। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 फॉर्मेटिंग जो है वो आप देख लीजिएगा कि आईकेप के आंसर में कैसे है। मैं थोड़ा सा चीज़ों को रफ लेकर चलूँगा, तो मैंने ईयर्स लिख दी है। ठीक है, अच्छा, ईयर्स लिखने के बाद अगली जो चीज़ है वो ये है कि मैं कंट्रीब्यूशन की वर्किंग कर लेता हूँ कि कंट्रीब्यूशन कितनी होगी। मैं यहाँ पर एक छोटी सी वर्किंग करता हूँ। ठीक है, अगर पॉइंट 2 को देखते हैं, बोलता है द डिमांड ऑफ AX फॉर द फर्स्ट ईयर इज़ एक्सपेक्टेड टू बी 180,000 यूनिट्स। मैं ईयर 1 के नीचे 1,80,000 लिखता हूँ, पहले साल की डिमांड होगी, विच वुड इंक्रीज बाई 10% पर एनम इन ईयर्स 2 and 3। यानी कि दूसरे साल की डिमांड निकालने के लिए 1.1 से मल्टीप्लाई किया, तीसरे साल की डिमांड निकालने के लिए अगेन दूसरे साल की डिमांड को 1.1 से मल्टीप्लाई किया, और चौथे साल क्या है, हाउएवर इन ईयर नंबर 4 द डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 10%। यानी कि डिमांड जो है वो 10% से कम हो जाएगी, और 10% से कम होकर और रह जाएगी 196,020, 10% से कम हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये आपकी एनुअल डिमांड है, ये आपकी एनुअल डिमांड है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप पॉइंट नंबर 1 देखते हैं ना, मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपने वीडियो पॉज कर सवाल अच्छे से रीड किया हुआ है। पॉइंट 1 में एंड में लिखा हुआ है द प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 years एंड वुड हैव एनुअल कैपेसिटी ऑफ 200,000 यूनिट्स। यानी कि प्लांट में एक साल में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है? हर साल 2 लाख यूनिट्स प्लांट में बन सकते हैं, हर साल 2 लाख यूनिट्स प्लांट में बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर हर साल 2 लाख यूनिट्स बन सकते हैं तो ईयर नंबर 1 में मैं 1,80,000 यूनिट्स बनाऊंगा। क्यों 1,80,000 यूनिट्स बनाऊंगा? इसलिए 1,80,000 यूनिट्स बनाऊंगा क्योंकि उससे ज़्यादा यूनिट्स बिकेंगे नहीं। ऑल्दो जो डिमांड है वो जो कैपेसिटी है, जितनी सलाहियत रखता हूँ मैं बनाने की, वो 2 लाख है। ईयर नंबर 2 में मैं अगेन 198,000 यूनिट्स बनाऊंगा। ऑल्दो गुंजाइश 2 लाख यूनिट्स बनाने की है, लेकिन 198,000 यूनिट से ज़्यादा यूनिट्स बिक ही नहीं सकते, तो बनाऊंगा भी नहीं। ईयर नंबर 3 में मैं 2 लाख यूनिट्स बनाऊंगा। क्यों? 2,17,000 और 800 की डिमांड तो है, इतने यूनिट्स बिक तो सकते हैं, लेकिन गुंजाइश ही नहीं है इतने यूनिट्स बनाने की। ईयर नंबर 4 में मैं 196,020 यूनिट्स बनाऊंगा। ऑल्दो मैं 2 लाख यूनिट्स बना सकता हूं, लेकिन वो बिकेंगे नहीं, इतनी जो है वो खपत ही नहीं है, डिमांड ही नहीं है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आप देखते हैं ना, तो बोलता है द कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द फर्स्ट ईयर इज एस्टिमेटेड टू ₹100 पर यूनिट विच इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 5% एवरी ईयर। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है वो पहले साल जो है वो 100 रुपये एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ये इंक्रीज़ हो जाएगी कितने परसेंट से? हर साल इंक्रीज़ होगी 5% से। तो अगले साल 1.05 से मल्टीप्लाई किया, उसके अगले साल अगेन 1.05 से मल्टीप्लाई, और अगेन 1.05 से मल्टीप्लाई। तो ये हमें मल्टीप्लाई करते जाना है।
इसलिए क्योंकि जो आपके पास क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है ना वो 5% से हर बार इंक्रीज़ हो रही है। तो आपकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगी, जो आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन आएगी वो कैसे आएगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स। ठीक है, अगले साल भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स, तीसरे साल भी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स, लेकिन इस बार आप 2 लाख से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा तो आप बना ही नहीं सकते। और चौथे साल अगेन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ यूनिट्स, यानी कि जो आपकी डिमांड है। तो ये आपकी जो है ना वो कंट्रीब्यूशन आ जाती है। अब मैं इसको यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। मेरा जो मेन टेबल है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का, उस नेट प्रेजेंट वैल्यू के टेबल में मैं मेन यहाँ पर वैल्यूज़ फीड इन करता हूँ। ये नंबर 1 की कंट्रीब्यूशन, अच्छा मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ हर चीज़ को, बल्कि मैं इन मिलियन सारी वर्किंग करता हूँ तो मैं मिलियन से डिवाइड कर देता हूँ। तो 18 मिलियन को सिर्फ 18 लिख देते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये थोड़ा सा जो है ना हम इसको डिवाइडेड बाई 1 मिलियन कर रहे हैं ताकि चीज़ें राउंड ऑफ हो जाएं और हमारी वर्किंग थोड़ी सिंपल हो जाए। ठीक है जी, ये हमारी पहली वर्किंग कंट्रीब्यूशन की और उससे रिलेवेंट मैंने सारी चीज़ें कर दी। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 और 3 तो मैंने देख ली है। पॉइंट नंबर 1 इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में है और प्लांट की एक्सपेक्टेड लाइफ है। पॉइंट नंबर 4 में है द न्यू प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड एट वीएल्स प्रेमिसेस व्हिच आर प्रेजेंटली रेंटेड आउट एट 1.8 मिलियन पर एनम। ठीक है, सवाल तो आपने आई होप प्रॉपर्ली रीड किया हुआ होगा। अच्छा, मैं कंट्रीब्यूशन जो है ना इसमें से जो टैक्स अलाउेबल डेप्रिसिएशन है उसको मैं माइनस करता हूँ ताकि मैं प्रॉफिट्स पर आ जाऊँ, और जब मैं प्रॉफिट्स पर आ जाऊँगा तो फिर मैं जो है वो टैक्स का चार्ज कैलकुलेट कर सकूँगा। अगर आप पॉइंट नंबर 6 देखते हो तो लिखा हुआ है कि द न्यू प्लांट विल बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट ऑफ 25% अंडर द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। टेक डेप्रिसिएशन इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द सेम बेसिस। The residual value of the plant at the end of useful life is expected to be equal to its carrying value। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टैक्स अलावेबल डेप्रिसिएशन है पहले साल 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, उस 50 मिलियन का मैं ले लूँगा 25%। ठीक है ना, 50 मिलियन का मैं ले लूँगा 25%। अच्छा जी, मैं इसको 12.50 इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है ना, 50 मिलियन का मैं ले लूँगा 25%, 12.5 आ जाएगा। अगली बार क्या होगा, अगली बार के लिए 50 मिलियन का एसेट मैंने परचेज करा था, 12.5 इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हटा दो। ठीक है ना, 50 मिलियन और उसमें से आप जो है वो माइनस कर दो 12.5 मिलियन। अच्छा सर, आप प्लस का निशान क्यों डाल रहे हो, क्योंकि बेटा यहाँ पर माइनस का निशान ऑलरेडी है ना, 12.5 में माइनस ऑलरेडी है। जो इसकी नेटबुक वैल्यू बच जाएगी उसका 25% ले लेता। ठीक है ना, तो ये 25% लेना ना, तो ये 9.375 आ रहा था आई गेस। ठीक है जी, सही है। अच्छा सर, उसके अगली बार क्या होगा, उसकी अगली बार अगेन 50 में से आपने पहले साल का 12.5 और दूसरे साल का 9.375 माइनस किया, जो नेटबुक वैल्यू आ गई उसका 25% ले लिया। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जिस तरह से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे हम, वो चीज़ कर रहे हैं हम कि हम कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस को लेस कर रहे हैं। 7.031 आ गया। सर इससे अगले साल क्या होगा, अगेन आपके पास 50 मिलियन का एसेट था, उसमें से पिछले सालों की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशंस जो हैं वो सब्ट्रैक्ट होंगी तो नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। वंस आपके पास नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, आप नेटबुक वैल्यू को 25% से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5.273 आ जाएगा। तो अब आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, नेट प्रॉफिट कितना है, 18 माइनस 12.5। ठीक है, इसी तरह से हर साल का ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सही है। टैक्स जो लगता है ना वो इस नेट प्रॉफिट पे लगता है, लेकिन ये याद रहे कि ये कैश फ्लो नहीं है। अब मैं टैक्स एट 30% कैलकुलेट करता हूँ, 30% का टैक्स रेट है। मैं नेट प्रॉफिट पर सिर्फ इसलिए आया ताकि मैं टैक्स की कैलकुलेशंस कर सकूँ। टैक्स जो है वो नेट प्रॉफिट पे लगता है, लेकिन फिर हम अपने पास इस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर लेंगे क्योंकि वो एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो जो टैक्स होगा वो इसका 30% होगा, टैक्स जो है वो इसका 30% होगा। तो मैं प्रॉफिट का 30% ले लेता हूँ, वो टैक्स बन गया, और इसी तरह से हर साल का मैंने टैक्स लगा दिया। ठीक है जी, टैक्स जो है वो नेट प्रॉफिट का 30% है, नेट प्रॉफिट का 30% है, नेट प्रॉफिट का 30% है, नेट प्रॉफिट का 30% है।
तो अब आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ सकता है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो नेट प्रॉफिट में से टैक्स माइनस कर कर आता है। ठीक है जी, ये आपके पास जो आया है ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। याद रहे ये कैश फ्लो नहीं है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। ठीक है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है। अभी आपने कैश फ्लोस पर पहुंचना है, क्योंकि नेट प्रेजेंट वैल्यू की अप्रोच जो है उसमें हमें कैश फ्लोस चाहिए होते हैं, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए होता। अच्छा, ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है ना आपका, ये जो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड बैक होंगी। क्या ऐड होगा? इसमें ऐड हो जाएगा डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन आपने ऊपर अमाउंट माइनस किया था ना, उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को आप ऐड बैक कर दोगे। क्यों ऐड बैक कर देंगे? क्योंकि वो माइनस इसलिए किया था कि मैं प्रॉफिट्स पर आ जाऊं जिस पे मुझे टैक्स लगाना है, लेकिन मैं ऐड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो मुझे अब जितनी डेप्रिसिएशंस मैंने हर साल माइनस करी थी वो डेप्रिसिएशंस जो है वो ऐड बैक करनी होंगी। जब मैं डेप्रिसिएशंस को ऐड बैक कर लेता हूँ तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट्स पर जिस अमाउंट पे मैंने माइनस करी थी। तो अगर कोई भी नॉन कैश एक्सपेंस होता है ना, वो पहले माइनस हुआ होता है ताकि मैं अपने प्रॉफिट पर आ जाऊँ, और फिर जब मैं प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेता हूँ तो फिर मैं उसको ऐड बैक कर देता हूँ, क्योंकि वो इवेंचुअली एक नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, इसके अलावा सर और क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं अभी कैश फ्लोज में? आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगी। अब हम बुलेट नंबर 1 से बारी बारी चलते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आपने इनिशियली पैसा इन्वेस्ट करा था, पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द न्यू प्लांट इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग इज एस्टिमेटेड एट 50 million. The plant is expected to have a useful life of 4 years and have an annual capacity of 200,000. तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपकी 50 मिलियन है वो ये नंबर 0 का कैश आउटफ्लो है। जो आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करी है वो आज के दिन करी है, तो ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। इसके अलावा सर और क्या होगा? लाइन से सीक्वेंस में चलते हैं। पॉइंट नंबर 1 अब पूरा कैटर हो गया। पॉइंट 2 में है द डिमांड ऑफ एक्स फॉर द फर्स्ट ईयर इज एक्सपेक्टेड टू बी 180,000 यूनिट्स। ये पॉइंट हमने कैटर कर लिया। पॉइंट नंबर 3 कंट्रीब्यूशन से रिलेवेंट था, कैटर कर लिया। पॉइंट नंबर 4, the new plant would be installed at VL's premises which are presently rented out at 1.8 million rupees 1.8 million per annum. As per the terms of rent agreement, the rent is received in advance and is subject to 7% increase per annum. जनाब ये कहता है कि जो नया प्लांट है ना वो इंस्टॉल करा जाएगा VL की प्रेमिसेस पर, जिसको करंटली हमने रेंट पर दिया हुआ है और जहाँ से हमें 1.8 मिलियन का रेंट आता है, रिसीव होता है, मिलता है। As per the terms of rent agreement, the rent is received in advance and is subject to 7% increase per annum. और रेंट एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि रेंट हर साल 7% से इंक्रीज होगा। ठीक है, अब सर यहाँ पर ये रेंट का करेंगे क्या? देखो यार, अगर मैंने ये जिस प्रोजेक्ट का मैं डिसाइड कर रहा हूँ ना कि मैं नया प्रोडक्ट AX बनाऊँ, देखो अगर मैं AX बनाना शुरू करता हूँ ना, अगर मैं AX की प्रोडक्शन करता हूँ तो जो करंट मेरी प्रेमिसेस हैं उसको मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो प्रेमिसेस मैंने किसी और को किराए पर दी हुई हैं। तो जब मैं खुद वो प्रेमिसेस इस्तेमाल करूँगा ना, तो पता है क्या होगा ये कि मुझे जो वहाँ से रेंट अर्न हो रहा था ना, रेंटल इनकम मिल रही थी, जो मुझे रेंटल इनकम मिल रही थी वो अब नहीं मिलेगी। ठीक है, जो रेंटल इनकम रिसीव हो रही थी ना, वो रेंटल इनकम अब रिसीव नहीं होगी। तो हम अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है किसी डिसीजन की वजह से कोई रेंटल इनकम या किसी कैश का आना जो है वो मेरे पास बंद हो जाता है, तो उसको हम मेन नेट प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग में केटर करते हैं, अकाउंट फॉर करते हैं एज अ नेगेटिव अमाउंट। सर नेगेटिव अमाउंट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा ये एक इनकम है जो तुम कमा रहे थे, और ये जो काम तुम करने जा रहे हो जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, अगर वो परस्यू करा तो फिर वो काम नहीं कर सकोगे या रेंटल इनकम अर्न नहीं कर सकोगे। तो आपकी ये जो रेंटल इनकम से रिसीविंग होनी थी वो नहीं हो सकेगी। ठीक है,
कहते हैं ना, अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्नड, यानी कि 1 रुपया अगर आपने बचाया है तो वो वैसा ही है जैसे 1 रुपया कमाया है। तो भाई जब आप रेंटल इनकम जब इस प्रोजेक्ट के लिए जाओगे तो ये आपका एक नुकसान होगा, आप एक चीज़ कमा नहीं सकोगे। वो क्या है? वो किराया है। तो जब आप किराया कमा नहीं सकोगे तो वो उसको भी आप इस खाते में या इस अकाउंट फॉर्म में इसमें लेकर आते हो, ताकि उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है, जो आपका डिसीजन है इस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने का, उसकी वजह से जो नुकसान है उसको भी हम अपनी कंसिडरेशन में लेकर आएँ। देयरफॉर हम रेंटल इनकम को कंसिडर यहाँ पर करेंगे। अच्छा, अब क्या रेंटल इनकम को किस वैल्यू पर कंसिडर करेंगे? देखिए, मिसाल के तौर पर अगर मैं रेंटल इनकम कमाता था 1.8 मिलियन, मिसाल के तौर पे मेरी रेंटल इनकम थी 1.8 मिलियन, ठीक है। तो जब मैं 1.8 मिलियन कमाता था ना, तो मेरे हाथ में 1.8 मिलियन नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि जितना मैं कमाता था उसका 30% मैं टैक्स में पे कर देता था। जितना भी मैं कमाता था उसका 30% मैं टैक्स में पे कर देता था, बचा हुआ मुझे मिलता था। बात को समझ रहे हो? यानी कि अगर 1.8 मिलियन का मैं रेंट लेता था, तो जब रेंट लेता था तो मेरी इनकम इंक्रीज़ होती थी। इनकम इंक्रीज़ होती थी तो उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ता था। जब उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ता था तो टैक्स निकाल कर मेरे हाथ में तो 1.26 आता था। इसका मतलब अगर मैं इस प्रोजेक्ट के लिए जाऊंगा तो दो बातें नहीं होंगी। एक तो रेंटल इनकम नहीं होगी, नंबर वन रेंटल इनकम नहीं होगी। नंबर वन, रेंटल इनकम पर जो टैक्स मुझे पे करना पड़ता था, क्योंकि रेंटल इनकम ही नहीं होगी तो वो टैक्स भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो नेट नुकसान मुझे 1.8 का नहीं होगा बल्कि 1.26 का होगा, क्योंकि अगर 1.8 में कमाता था तो उसमें से 0.54 तो टैक्स में चला जाता था। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा इसकी वर्किंग यहाँ पर कैसे करेंगे? देखिए, पहले तो ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 की रेंटल इनकम निकालते हैं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है द न्यू प्लांट विल बी इंस्टॉल्ड एट वीएल्स प्रेमिसेस व्हिच आर प्रेजेंटली रेंटेड आउट एट 1.8 मिलियन पर एनम। मैंने किसी को ये जगह किराए पर दी हुई है जिस जगह पर मैं ये नई प्रोडक्ट का सेटअप लगाना चाह रहा हूँ। एज पर द टर्म्स ऑफ रेंट एग्रीमेंट द रेंट इज रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट एडवांस में रिसीव होता है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि पहले साल का रेंट ईयर नंबर 1 पर या पहले साल के आखिर में रिसीव नहीं होगा, ईयर 0 पर रिसीव होगा यहाँ पर, फिर दूसरे साल का यहाँ पर, तीसरे साल, चौथा साल, इस तरह से। ठीक है, ईयर नंबर 1 का पहले साल का रेंट ईयर 0 पर रिसीव होगा। ऐसा होता था क्योंकि एडवांस में रेंट रिसीव होता था। दूसरी बात, ये 7% इंक्रीज वाला जो क्लॉज लिखा हुआ है, तो ये 1.8 मिलियन का रेंट तो वो रेंट है ना जो अभी मैंने जिस चीज़ को रेंट पर दिया हुआ है और जहाँ से मुझे प्रेजेंटली रेंट मिल रहा है। अगर मैं उस बंदे से वो जगह खाली करवा कर अपने प्रोजेक्ट पर इस्तेमाल करूँगा तो होगा ये कि पहले साल का जो रेंट होगा ना वो होगा 1.8 इंटू 1.07, 7% से बढ़ाना है। ठीक है जी, आपको मैं वापस से वर्किंग दिखा देता हूँ। 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 1.07, 1.8 रेंट है और उसको 1.07 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि मैं उसको 7% से बढ़ा दूँ, क्योंकि हर साल रेंट 7% से इंक्रीज़ हो रहा है। और ईयर 0 के लाइन में इसलिए लिखा है क्योंकि रेंट एडवांस में पे होता है। तो अगले साल का क्या होगा? पिछले साल का रेंट जो है वो अगेन 1.07 से बढ़ा दो। उससे अगले साल क्या होगा? इसी तरह से आप इसको बढ़ाते जाओ। ठीक है ना? तो हर साल का मैंने रेंट दिखा दिया आपको। ठीक है, 1.93, फिर 2.06, फिर 2.21 और फिर 2.36। ये 7% से मैं इंक्रीज़ करता गया हूँ, पिछली वैल्यू को 7% से इंक्रीज़ किया। एक तो मुझे ये रेंटल इनकम नहीं मिलेगी और दूसरा इस पे जो मैं टैक्स पे करता हूँ वो टैक्स भी मुझे अब पे नहीं करना पड़ेगा। पे नहीं करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो? पे नहीं करना पड़ेगा वाली बात है। यानी कि आप ये नंबर 0 पर जो आपके पास अमाउंट बन रहा है उसका आपने 30% दिया, ये टैक्स है, ये टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो आपको जो नेट नुकसान होगा ना वो 1.35 का हो रहा है। ठीक है, ईयर नंबर 0 पर नेट नुकसान 1.35 का है, ईयर 1 पर नेट नुकसान 1.44 का है, फिर नेट नुकसान 1.54 का है, फिर नेट नुकसान 1.65 का है। क्योंकि जब आपको रेंट नहीं मिलेगा तो उसे रेलेवेंट टैक्स भी नहीं दोगे, तो आपको 1.93 का रेंट नहीं मिलता था बल्कि नेट रेंट आपके हाथ में 1.35 आता था। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये वर्किंग आपके सामने जो है वो परफॉर्म कर ली। अच्छा, अब इसमें एक और बात है, देखें सवाल में एक और ट्विस्ट है,
और वो ट्विस्ट ये है कि लिखता है यहाँ पर ब्रैकेट में, एज्यूम दैट एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज ऑल कैश फ्लोज विल अराइज एट द एंड ऑफ ईयर। अगर मैं कुछ ना लिखूं तो आप यही एज्यूम करना कि कैश फ्लो साल के आखिर में अराइज होते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेंट है ना, ये जो रेंट है ये ईयर 0 का रेंट है, यानी कि पहले साल का रेंट आपने एडवांस में दे दिया। आई रिपीट, पहले साल का रेंट आपने एडवांस में दे दिया, ठीक है। जब आपने पहले साल का एडवांस में रेंट दे दिया यानी कि आपने रेंट पे किया ईयर नंबर 0 पर। पहले तो मैं यहाँ पर चलें रेंट डाल देता हूँ सारी वर्किंग्स में, 1.93, ठीक है। अच्छा मैं नेगेटिव में लिखूंगा, पहले तो मैं डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज कर दूं। मैं नेगेटिव में 1.93 लिखूंगा। क्यों नेगेटिव में 1.93 लिखोगे सर? इसलिए मैं नेगेटिव में 1.93 लिख रहा हूं क्योंकि ये मुझे नहीं मिला। ये एक चीज़ ऐसी है जो मैंने फॉरगो करी है, ये मुझे रिसीव नहीं हो रहा, इसलिए मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा जो रेंटल इनकम थी, रेंटल इनकम जो मैं 1.93 की या 2.06 की या 2.21 की या 2.36 की जो कमा सकता था अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होता, वो अब कमा नहीं सक रहा, ये वाली बात है। साथ साथ टैक्स की बात करते हैं। अब देखें 1.93 पर 0.58 का टैक्स बनता है, लेकिन ये टैक्स जो है वो ईयर नंबर 1 का है और ईयर 1 का रिटर्न जो फाइल होगा वो यहाँ पर नहीं होगा बल्कि यहाँ पर होगा, ईयर 1 के नीचे किसी भी साल के आखिर में रिटर्न फाइल होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था कि एज्यूम दैट एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज ऑल कैश फ्लोज विल अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो टैक्स वाली बात है ना वो ईयर नंबर 1 पर होगी, ठीक है। तो ये 0.58 आ गया और इसी तरह से ये सारे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए। अब आप इस बात को ज़रा आराम से समझिएगा कि देखें, एक तो ये नहीं कमा सक रहा, नहीं कमा सक रहा, नहीं कमा सक रहा और नहीं कमा सक रहा, इसलिए नेगेटिव में लिखा क्योंकि नुकसान है। टैक्स को पॉजिटिव में इसलिए लिखा क्योंकि ये टैक्स भी तो बच गया, रेंट के ना होने की वजह से ये टैक्स जो है इसकी भी तो बचत हुई। तो ये कहानी है सारी। बाकी मज़ीद अगर आप इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अच्छा, फिर अगला क्लॉज है वर्किंग कैपिटल ऑफ 10 मिलियन विल बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। वर्किंग कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाई 10% एवरी ईच ईयर। तो वर्किंग कैपिटल जो है वो इसने लिख दिया कि प्रोजेक्ट के कमेंसमेंट में चाहिए। कमेंसमेंट का मतलब ये है कि स्टार्ट में ही चाहिए, और स्टार्ट में चाहिए तो यहाँ पे 10 मिलियन नेगेटिव आ गया। और ये वर्किंग कैपिटल हर बार 10% से इंक्रीज़ होगा। अब जब वर्किंग कैपिटल 10% से इंक्रीज़ होगा, वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट्स इन करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो अगले 10 मिलियन आपने, मिसाल के तौर पे स्टॉक है, आपने 10 मिलियन का स्टॉक ख़रीद लिया। अब अगर ये इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ेगी तो दोबारा से 11 मिलियन का कैश आउटफ्लो नहीं होगा, बल्कि होगा क्या, मैं यहाँ पर ज़रा वर्किंग करता हूँ। ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, आपने 10 मिलियन रुपए बिजनेस में लगा दिए, ठीक है ना। अब सवाल ये कहता है कि हर साल ये इन्वेस्टमेंट 10% से बढ़ जाएगी। इसका मतलब ईयर 1 पर आपके वर्किंग कैपिटल की वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 11। फिर ईयर नंबर 2 पर आपके वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, दोबारा से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1.1 से, यानी कि 12.1 होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा से आपके वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू है वो 10% से इंक्रीज़ होकर 13.31 होनी चाहिए। फिर दोबारा से 10% से इंक्रीज़ होकर 14.64 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि शुरू में तो आपको 10 मिलियन इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अगले साल अगर आपको टोटल 11 मिलियन चाहिए और इसमें से आप 10 मिलियन पहले ही इन्वेस्ट कर चुके हो, 10 मिलियन आप पहले ही इन्वेस्ट कर चुके हो, तो दोबारा से 11 मिलियन इन्वेस्ट नहीं बल्कि एडिशनल 1 मिलियन की ही इन्वेस्टमेंट होगी। जो इजाफी है ना उसकी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट होती है। इसी तरह से ईयर नंबर 2 का टोटल वर्किंग कैपिटल 12.1 चाहिए, लेकिन पिछले सालों तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुके हो 11 मिलियन की, तो आपको जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी होगी वो 1.1 की ही होगी बस। इसी तरह से इससे अगले साल आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 13.31 की होनी चाहिए, जिसमें से आप 12.10 इन्वेस्ट कर चुके हो, तो आपकी जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ 1.21 की होगी बस। अच्छा सर, आखिरी साल क्या होगा? देखो, हम जनरली एज्यूम करते हैं कि जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा ना, इसकी ज़रूरत नहीं है, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो सारी इन्वेस्टमेंट रिलीज़ हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर ये आएगा 13.31 जो आपका टोटल था।
आपने ईयर नंबर 0 पर 10 मिलियन इन्वेस्ट किए, फिर 1 मिलियन ज़्यादा इन्वेस्ट किया, फिर 1.1 मिलियन और इन्वेस्ट किया, फिर 1.21 मिलियन और इन्वेस्ट किया, और जब प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो ये पूरे के पूरे इसका टोटल अगर आप देखेंगे तो 13.31 आ रहा है। वो 13.31 मिलियन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, यानी कि आपको वापस मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल क्या है? करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है, स्टॉक का ख़रीदना, डेटर्स को उधार देना, बैंक में पैसा रखना, और हम एज्यूम करते हैं जब कोई प्रोजेक्ट बंद होगा तो वो वर्किंग कैपिटल रिलीज़ हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा the new plant will be depreciated at a rate of 25% under the reducing balance method. Tax depreciation is to be calculated on the same basis. The residual value of the plant at the end of useful life is expected to be equal to its carrying value. यानी कि प्लांट की जो रेजिडुअल वैल्यू होगी, यानी कि जब आप इस प्लांट को 4 साल इस्तेमाल कर कर बेचोगे तो वो उसकी बुक वैल्यू के ही बराबर होगी, यानी कि कोई गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल तो नहीं होगा। लेकिन जब आप बेचोगे तो आप बेचते के अगेंस्ट कुछ पैसे तो रिसीव करोगे, कंसिडरिंग कि इस प्रोजेक्ट में वो इन्वेस्टमेंट लगी थी। अब वो कितने पैसे हो गए? 50 मिलियन की आपने चीज़ खरीदी थी, ठीक है। अच्छा, डेप्रिसिएशंस देख लेते हैं ना। सम टोटल डेप्रिसिएशन 34.18 की है और 50 मिलियन की चीज़ खरीदी थी। इसका मतलब ये हो गया कि 15.82 आपकी रेजिडुअल वैल्यू है, 15.82 आपको रिसीव हो रहा होगा। एंड ऑफ द प्रोजेक्ट ये अमाउंट रिसीव होगा जब आप इस एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दोगे। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कोई किसी किस्म की और चीज़ नज़र नहीं आती है। हम अपने कैश फ्लोज देख लेते हैं, नेट कैश फ्लोज जो बन रहे हैं। $61.93 नेगेटिव है, 13.87, 14.68, 14.64 और 47.30। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फिर हम डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे यूजिंग रेलेवेंट डिस्काउंट रेट। तो डिस्काउंट फैक्टर होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 + 10%। पहले में पावर ज़ीरो क्यों? ईयर नंबर 0 है, ठीक है। 10% का रेट इसलिए यूज़ किया क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। दूसरे में ईयर 1 आएगा, तीसरे में ईयर 2 आएगा, फिर ईयर 3 आएगा और फिर ईयर 4 आएगा। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यूज आ गई, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए क्या करेंगे? सारी प्रेजेंट वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगी? नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 6.12, ठीक है। 6.12 आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है। तो इस सवाल को ज़रा अच्छे से देखिएगा और जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं आप उनसे क्वेरीज़ पूछें ताकि मैं आपकी क्वेरीज़ को क्लियर करवाऊँ। और ये एक अच्छा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। काइंडली इसकी वीडियो को पॉज कर आराम से ख़ुद से भी ज़रूर सॉल्व करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।